आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ है दो ऐसे मेहमान जो है तो भारत से लेकिन इस वक्त जापान में बसे हुए हैं। एक है प्रज्वलित मोडघरे, एक ऐसे ऑफिशियल, एक ऐसे इंजीनियर, एक ऐसे मोटिवेटर जो यहाँ से बाहर तो गए लेकिन इस बात के लिए बड़े चिंतित है कि नहीं, मैं जो यहाँ से मेरे जीवन को बदलने के लिए 7 समंदर के पार भी जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से पहाड़ों को लांघ कर भी जाने की कोशिश करता हूँ, तब भी मैं उन लोगों के लिए जो हाशिए पर डले हुए हैं उनके लिए मेरी समझ के अनुसार कुछ तो शेयर करता रहूं। तो वही शेयरिंग आज आपके पास पहुंचाएंगे। और हमारे दूसरे जो अतिथि है, दूसरे अतिथि यानी कि प्रज्वलित की जीवन साथी अर्चना मोडघरे, इन दोनों से बातचीत करेंगे। अर्चना जी वैसे जापान में ही इस वक्त एल&टी के साथ प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम कर रही है, लेकिन एक सोशल एम्पावरमेंट पर, और जिसे हम कहें कि जैसे ग्लोबल एम्पावरमेंट कहा जाए, कि हम अब अपनी अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाएं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालें और यहाँ से आगे बढ़े ताकि हम एक बेहतर दुनिया का भी निर्माण कर सकें। जो दुनिया बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है, हम देखते हैं कि किसी कोने में दुनिया के विकास का बहुत बड़ा जखीरा दिखता है, दुनिया के किसी हिस्से में हमें ये भी दिखता है कि लोग रोटी के लिए तरस जाते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम कहते हैं कि ये दुनिया ग्लोबल हो चुकी है तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो ग्लोबल एम्पावरमेंट है इसके साथ जुड़े हैं एम जापान, और दूसरा हमारी अर्चना जी जो कि एल&टी के साथ काम करती है, और प्रज्वलित इन सब कामों पर जहां लोगों को सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए काम करते हैं, उन्हें आर्थिक दृष्टि से सशक्त करने के लिए काम करते हैं, और शिक्षा के सही उपयोग के लिए उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। तो अपने दोनों अतिथियों से आज आपको मिलाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी और प्रज्वलित जी। धन्यवाद। हम तो बात यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि आप मूल रूप से तो भारत से हैं। जी हाँ। तो हम पहली बात तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब आप भारत से बाहर निकलते हैं, जापान की ओर अभी आप हैं, तो आप भारत की जीवन शैली और जापान की जीवन शैली, क्योंकि जापान की जीवन शैली ये बौद्ध जीवन शैली मानी जाती है, कोई देश ही बौद्धों के देश के नाम से पहचाना जाता है, तो इस जीवन शैली में कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, अपना देश तथा जापान कहा जाए तो दोनों भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, अर्थात लेकिन जापान की जो जीवन शैली है वह भारत से कहीं ज़्यादा जुदा है। अच्छा, जुदा इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत जो है वह धर्म को अपने गले में लपेटे हुए घूमता है, और उनकी धर्म को देखने की जो शैली है वो बहुत ही डिफरेंट है। जापान जो है वो धर्म को आत्मसात करता है, लेकिन वो उसे अपने गले में लपेटे हुए नहीं घूमता है, वो उसे बहुत ही प्रैक्टिकल वे से, उसके लिए धर्म उसका अपना एक इंडिविजुअल मामला है, वो उसे सामूहिक तौर पे व्यक्त नहीं करता है। जो भी चीज़ें हैं धर्म से तो रिलेटेड, फिर वहाँ सामूहिक रूप से आप क्या देखते हैं? सामूहिक रूप से उनका जो जीवन शैली जो है वो बहुत ज़्यादा जुदा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने देश को महत्व देते हैं। जैसे भारत में हम देखा जाता है कि लोगों को जो कहा जाए कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, तो धर्म होता है। जापान में उनका फर्स्ट प्रायोरिटी देश होता है। जो भी काम किया जाएगा देश के लिए किया जाएगा, देश के लिए सोच के किया जाएगा। आज यही वजह है कि जापान में एक एक बंदा जब वो देश के हिसाब से काम करता है तो वो आज टॉप पे है। तो जापान अच्छा, में मतलब हाँ, वहाँ की दोनों की समझ में इतना अंतर देखते हैं आप? बहुत बहुत डिफरेंस है। प्रज्वलित जी, आपने क्या महसूस किया? धर्म जो है जापान से बजाय इंडिया में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि मतलब आपका ऑब्जर्वेशन भी यही कहता है जो अर्चना जी का है? जी हाँ, जी हाँ। देखा जाए तो बुद्धिज़्म जो है इंडिया से ही जापान गया है, लेकिन वहाँ पे जो नज़रिया है लोगों का धर्म के प्रति, वो उनका सबसे पहला धर्म होता है काम। अच्छा, महत्व उसको दिया जाता है। धर्म को तब महत्व दिया जाता है जब तो कुछ फंक्शन रहा, कुछ ये रहा, तब वो सेलिब्रेट करते हैं। हम आपको याद दिला देते हैं कि प्रज्वलित और अर्चना इस समय एक शिक्षा की दृष्टि से और करियर बिल्डिंग की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम भारत में लेकर आए हैं, और इसी सिलसिले में ये बातचीत भी है। जब वो यहाँ पहुँचे तो एक अभी वर्कशॉप भी हमने उनका देखा, हम उसे भी आप तक पहुँचाएंगे। अर्चना जी, हमने जो
उस दिन वर्कशॉप में जो देखा जी कि हाँ, आप इस बात पर बड़ा आग्रही थे कि हमने भारत से बाहर निकलना चाहिए। जी क्यों हाँ। आपको ऐसा लगता है? देखिए, आज के जो युवा हैं, उनकी कोई इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी नहीं है, उनकी अपनी एक सोच नहीं है। आज का युवा न जाने किन ख़्यालों में खोया हुआ है। हम यह देखते हैं कि वह किसी भी चीज़ को लेके उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, और जब वो अपने देश से बाहर निकलेगा, जापान में पहुँचेगा, जापान जैसे विकसित देश में पहुँचेगा, वहाँ जाने के बाद में वहाँ की जो काम करने की जो पद्धति है, वहाँ पे लोग जिस टाइप से सोचते हैं, वह सब देख के उनकी जो सोच में एक जो परिवर्तन जो आना चाहिए, वह चीज़ हम लाना चाहते हैं युवाओं में। लेकिन वो अपने यहाँ से जाएँ क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? आज की जो देश की दशा है, उससे तो आप भली-भाँति अवगत होंगे। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कितना है इंडिया में? आप बता सकते हैं? जापान की जो स्थिति है कि वहाँ पे मल्टीपल जॉब्स अवेलेबल हैं। कि वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू में ही मैक्सिमम जो 99% लोग जो होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं यहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन होने के बाद में भी 3-3 साल तक, 4-4 साल तक बच्चे खाली रहते हैं। उनके पास जॉब ही नहीं है। जॉब नहीं होने की वजह से उनका आधा ज़िंदगी तो वैसा ही वेस्ट चला जाता है। तो यही यदि उस मौके का, अभी जो मौके मौजूद है जापान में, उसका फ़ायदा उठा के यदि वो अपने देश से बाहर निकलते हैं, तो ना सिर्फ उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मौका मिलेगा, उसके साथ साथ उनकी जो विचार करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। जी देखिए, एम जापान यह जो है, यह जापान में रजिस्टर्ड कंपनी है। हुँ, हुँ। एम जापान का मेन उद्देश्य ही यही है कि बाइलिंगुअल जो इंजीनियर्स हैं या बाइलिंगुअल जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करना। तो क्या ये सिर्फ़ जापान में काम करता है? जी हाँ, एम जापान सिर्फ जापान में ही काम करता है, बट हम लोगों ने इंडिया में भी, नागपुर में भी एक कंपनी रजिस्टर की है, जिसका नाम है न्यू हाईटेक हॉराइजन, अच्छा। NHH जापान। हमारी वेबसाइट भी है nhjapan.com। तो NHH जापान यह क्या करता है, यह इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर जाके सीखना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, हम उन्हें काउंसलिंग तथा कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। जिनको वहाँ पे जाके जॉब करना है, तो उसके लिए वहाँ पे उनके क्या-क्या मौके हैं, किस टाइप से वो वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें यहाँ से क्या-क्या तैयारी करनी होगी, इन सब का मार्गदर्शन हम बच्चों को देते हैं। यदि प्रज्वलित जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलर आप एम पर काम करते हैं, एम जापान पर, तो जैसे कि अर्चना जी कह रही हैं कि वहाँ जिस तरह के अवसर उपलब्ध है, उन अवसरों को तो किस तरह के अवसर वहाँ उपलब्ध है? सभी तरह के। आप अगर वहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इनके लिए भी जॉब अवेलेबल है। अगर आप 12th पास है तब भी आप वहाँ पे जा सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर है, वहाँ पे जा सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। और मेरा सोचना ये है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो एक अच्छा मार्ग है कि सबसे पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जाइए और साथ साथ में पढ़ते जाइए। पढ़ने के साथ साथ में आप अच्छा, और मतलब काम करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे इधर से जो स्टूडेंट आए हैं, अपने नागपुर से जो स्टूडेंट आए हुए हैं, हम्म, तो जॉब भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं और लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं, कल्चर सीख रहे हैं, वहीं पे रह के जॉब भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। और जो बाकी का उनका जो इंस्टॉलमेंट था, वो भी वो उसी पैसे से पे कर रहे हैं। उनमें से प्राउडली ये बता सकता हूँ कि आज 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। यानी अभी उनका स्टूडेंट वीज़ा था, अभी उनको जो है वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट हो गया उसका। तो क्या एम इसके पूल के रूप में काम करता है? एम का टारगेट ये है कि वहाँ पे बच्चों को जॉब प्रोवाइड करना। NHH जापान यहाँ पे जो है वो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। ये अच्छा। एक यानी ब्रिज का काम कर रहे हैं हम लोग उस माध्यम से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक ब्रिज बन गए हैं आप इन बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल। बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर हम लोग ठीक है, तो एक बात तो हम सुनते हैं कि भाई यदि जापान में कोई जाना चाहता है तो वहाँ की लैंग्वेज सीखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन जो है वो कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज में नहीं होता है। अंग्रेजी वहाँ पर कम्युनिकेशन की भाषा नहीं है। तो फिर ऐसे में जो बच्चे या यहाँ से जाना चाहे, वो कैसे जाएंगे? उसमें भी एक ऑप्शन ये है कि वहाँ पे अभी पिछले 2018 से 30 ग्लोबल करके यूनिवर्सिटीज़ है। अच्छा। तो उसमें 30 यूनिवर्सिटीज़ जो है, अगर आपके पास में लैंग्वेज नहीं भी है, तब भी आप वहाँ पे जाके इंग्लिश में
अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, अच्छा। वहाँ पे जाके ये कर सकते हैं। लेकिन आपको सर्वाइव भी करना है वहाँ पे जापान में, लोकल लोगों से भी मिलना है, तो उसके लिए अगर आप जापानीज़ पढ़ते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट है। नहीं, लेकिन अगर अभी हमारे दर्शक जो इस समय आपको देख रहे हैं, जी अगर मान लीजिए कि ये लोग ये समझना चाहे कि भाई इस लैंग्वेज को कैसे सीखा जाए, एक तो इग्नू में इसको पढ़ाया जाता है, दूसरी बात कहीं कहीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसको पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। क्या एम जापान भी इस तरह के किसी मार्गदर्शन की तैयारी रखता है? जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने घर में ही, मेरा रहना सिद्धार्थनगर टेका में है, वहीं पे क्लासेस स्टार्ट किए थे। एक जापानीज़ टीचर को लेके स्टार्ट किया गया था अच्छा। और बच्चों को जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। साथ साथ में हम ऑनलाइन जो है वो पढ़ाते थे। तो उस वक्त में ऑनलाइन में महाराष्ट्र से लेके एमपी, यूपी वहाँ के बच्चे हमारे पास में ऑनलाइन जापानीज़ पढ़ते थे। तो इस तरीके से हम लोग, लेकिन कैसा ऑफलाइन जो क्लासेस जो है वो कोरोना के वजह से बंद करना पड़ा। लेकिन आने वाले फरवरी महीने में हम लोग ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। ऑनलाइन तो हमारी कंटिन्यू चल ही रही है, लेकिन अभी ऑफलाइन क्लास जो है नागपुर में, और वैसे ही हमको सहयोग जो है, जैसे फुलेले साहब है, वासनिक साहब है, पीडब्ल्यूएस के दीक्षा भूमि में जो अंबेडकर कॉलेज है, फुलझेल साहब है, उन्होंने भी कमिट किया है कि आपको जो करना है वो आप हमारे कॉलेज में आके जापानीज़ क्लासेस का स्टार्ट कर सकते तो हैं। ये क्लासेस अब दीक्षा भूमि पर स्टार्ट होंगे? जी हाँ, जी हाँ। आने वाले 2 या 3 दिन में हम्म। फुलेले साहब है, उनसे बातचीत करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप सिर्फ अपनी जगह दीजिए। अच्छा। वैसे उन्होंने कमिट किया है, आपको जो चाहिए वो मैं अवेलेबल करके दूंगा। तो इस तरह से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। यदि मान लीजिए कि कोई सामान्य रूप से जापानीज़ अगर सीख भी लें और उससे अगर जापान में जाकर कुछ करना हो, तो उसके लिए कौन से अमूमन फील्ड है कि जिस फील्ड पर वो जाएं? बताइए। अर्चना जी, शायद आप इस पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि हमने वो बच्चों का जो वर्कशॉप था उस वर्कशॉप को भी कंडक्ट करते हुए आपको देखा था। जी हाँ। देखिए, सबसे पहले तो जैसे जो आपने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था कम्युनिकेशन का, हाँ हाँ। तो मैं ये सभी को बताना चाहूँगी कि जापान में जैसा आपने कहा है कि कम्युनिकेशन जो है जापानीज़ में ही होता है, कोई अदर लैंग्वेज वहाँ पे नहीं चलती है। तो जिसे भी जापान आना है, इवन यदि वो एजुकेशन लेना चाहता है जो इंग्लिश मीडियम में हो, तब भी उसे जापानीज़ पढ़ने की उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग आती है कि किस फील्ड में उन्हें जॉब चाहिए या किस फील्ड में जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैंने जैसे अपने वर्कशॉप में भी बताया था कि हायर स्किल के जो इंजीनियर्स है, टेक्निकल है, उनके हिसाब से भी काफ़ी जॉब मौजूद है। आईटी फील्ड में अभी जो न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ पे यदि हम देखते हैं जापान के न्यूज़पेपर्स में, तो 87 लाख जॉब्स आईटी फील्ड में 2025 तक अवेलेबल है। यानी वहाँ पे इतने ज़्यादा आईटी इंजीनियर्स का शॉर्टेज है। अपार्ट फ्रॉम आईटी इंजीनियर्स, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इनका भी काफ़ी शॉर्टेज है और इन सभी फील्ड में वहाँ पे जॉब्स मौजूद है। उसके बाद में यदि हम आते हैं लो स्किल जॉब के ऊपर में, तो उसमें आता है एविएशन फील्ड के जॉब्स, और उसमें आता है एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग पार्ट्स जो आता है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल जो सेक्टर। मशीनिंग सेक्टर जो है, जैसे कैड ऑपरेटर हो गया या मशीन ऑपरेटर हो गया, सीएनसी प्रोग्रामिंग हो गया, इस टाइप के मशीनिंग फील्ड में भी काफ़ी जॉब्स हैं। देन ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सेक्टर में भी काफ़ी जॉब्स मौजूद है। तो सभी फील्ड के जितने भी सबसे ज़्यादा जॉब्स यदि आज की इसमें देखा जाए तो नर्सिंग के जॉब्स, जैसे केयर टेकर कहते हैं, क्योंकि जापान जो है यह एजिंग पॉपुलेशन है, वहाँ पे ज़्यादातर अभी बूढ़े लोग हैं, तो उस वजह से वहाँ पे वृद्धाश्रम बहुत ज़्यादा है और वहाँ के वृद्धाश्रम में केयर टेकर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आज की तारीख में यदि हम देखा जाए तो फिलीपींस से बहुत ज़्यादा नर्सेज जो है वो जापान में आती हैं। अदर कंट्रीज से भी काफ़ी नर्सेज जो है वो जापान में लाई जाती हैं। बट अभी तक शायद भारत देश की जो नर्सेज है उन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, वो अवगत नहीं है कि जापान में जाके भी वो एज ए नर्स काम कर सकते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट जॉब जो है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अच्छा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काफ़ी पैमाने में जॉब मौजूद है। यदि मान लीजिए कि कोई यहाँ से जाना चाहता है तो उसने जी हाँ। उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है?
क्योंकि आप तो इसी पर काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि यह डिपेंड करता है कि जो जाना चाहता है उसका प्रोफाइल कैसा है। अब जैसे मान नहीं, उसका लेते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? लैंग्वेज हाँ सीखना या जी, फिर कुछ और? नहीं, सभी का, जितने भी जाना चाहते हैं सभी का फर्स्ट स्टेप तो यही है कि उन्हें भाषा सीखनी होगी। अच्छा। दे मस्ट हैव टू लर्न जापनीज, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। हम्म, तो उसके बाद में आता है कि भाई अभी जैसे मान लेते हैं कि इंजीनियर है, तो इंजीनियर की जॉब है वहाँ पे, बट उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2017 में ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में भिड़े हुए हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप कहते हैं कि मुझे जापान में जॉब चाहिए, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि मतलब जो जापान में, फ्रेशर्स हैं। जी हाँ, आप यदि फ्रेशर से तो आपको जॉब मिल सकता है, बट इफ़ यू हैव अ गैप, यदि आपका 5-6 साल का गैप है विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। या तो तो आपको आपके एजुकेशन के बाद कोई एक्सपीरियंस हो, यस या तो राइट, फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर हो। जी हाँ, और उस कंडीशन में आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। अच्छा। उस कंडीशन में एक ही चीज़ हो सकती है खैर कि, चलिए, अगर इस तरह के कोई हाँ, यदि लोग हैं तो वो हम्म, कहाँ संपर्क करें? आपका वेबसाइट का क्या नाम हो सकता है? जी, हमारा nhsjapan.com यह वेबसाइट है। हम्म, इस वेबसाइट में जो जापानीज लैंग्वेज क्लासेस हम लेते हैं उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, अच्छा। फी स्ट्रक्चर भी उसमें दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा हम जैसे TITP, जो टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, उसके बारे में भी वहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। उसके साथ साथ में हम काम करते हैं स्टडी एंड वर्क इन जापान। तो स्टडी एंड वर्क इन जापान में कैसा है कि स्टूडेंट यहाँ पे जापानीज न पढ़ते हुए जापान में जाके वहाँ का जो कॉलेज है वहाँ पे जाके जापानीज पढ़ सकते हैं, और साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इसके उनको 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो वो जाके जापान के जो नेटिव टीचर्स है उनसे जापानीज भाषा सीखते हैं। उसके साथ में सेकंड एडवांटेज ये है कि इमीडिएटली उनको आफ्टर उनका जापानीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट होने के बाद में फुल टाइम जॉब मिल जाता है। अच्छा। इमीडिएटली दे कैन चेंज देयर वीज़ा फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ा टू वर्क वीज़ा। तो ये एक एडवांटेज है यदि वो स्टडी एंड वर्क के थ्रू जापान जाते हैं तो। अब आपसे इस बात को हम पूरा भी करना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल हमारे पास ये है जी कि हाँ, आप लोग यहाँ से जापान गए, जी है हाँ, तो मूलतः आप भारत से, और वो भी आप जहाँ से इस काम को शुरुआत करते हैं, बड़ी ही वो बस्तियाँ हैं जिन बस्तियों में बड़े अशक्त वर्ग के लोग रहते हैं। जी हाँ। लेकिन ये वहाँ पहुँचने के बाद आपको ये क्यों लगा कि आपने इस काम को तवज्जो देना चाहिए? आप अपना वक्त निकाल कर, अपनी छुट्टियाँ लेकर आप भारत में लौटे हैं, और लौटे हैं तो हम देख रहे हैं कि आप एक इतना सा वक्त भी नहीं गंवाते, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये आपको क्यों लगा? जो स्लम बस्ती कहा जाता है, वहाँ वहीं से हम लोग जापान गए। और जापान पहुँचने के बाद में हमने जो अपने आप में डेवलपमेंट किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जैसे जो बच्चे जो है, जो गरीब तबके के हैं, तो उन्होंने भी थोड़ी मेहनत करके बाहर निकलना चाहिए। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ज़माने में ये चीज़ कही थी कि आपको प्रॉपर एजुकेशन लेना है तो गांव के बाहर निकलना पड़ेगा। आज की कंडीशन ये है कि आपको अगर गांव के बाहर तो नहीं, शहर के बाहर तो नहीं, देश के बाहर निकल के आपको एक तो एजुकेशन भी एजुकेशन लेना लेना होगा। है, या तो और हर किसी की चाहत यही रहती कि मुझे एक अच्छा पैकेज मिले, एक अच्छी सोसाइटी में मेरा रहना हो, यार हर किसी की ये चाहत रहती है। तो वो सारी चीज़ें जापान में अवेलेबल है। इसमें और एक प्लस पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जापान में आते हैं तो आपके पास में ऑलरेडी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी, मराठी है, एक जापानीज आपको प्लस हो जाते हैं। तो जापान की जो कंपनियां हैं वो वर्ल्ड वाइड है। अगर जापान में आपने एक बार एक्सपीरियंस ले लिया, वर्क का एक्सपीरियंस लेने के बाद में आपको कोई भी कंट्री में जॉब आराम से मिल जाता है। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जापानीज कंपनियां पूरे वर्ल्ड में मौजूद है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अर्चना जी, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे एक मोटिवेटर के रूप में हमारे दर्शकों के लिए, क्या आपका कोई संदेश होगा? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने का मौका दें। मैं बहुत जगह पे ऑब्ज़र्व करती हूँ कि 25 साल, 26 साल के जो बच्चे हैं, वो खुद अपना डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। उनके माँ-बाप हमेशा आके पूछते हैं कि मेरे बेटे का या मेरी बेटी का क्या किया जाए?
तो आप अपने बच्चों को मौका दें कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। दूसरी बात, जैसे मैं अभी जापान में हूँ, तो जापान के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना भी पड़े तो आप कीजिए, क्योंकि उसमें आपके बच्चे का भविष्य बन रहा है। आप बाकी जगह पे हम देखते हैं कि बहुत लोग पैसा इधर यहाँ वहाँ वेस्ट करते हैं, या शोबाजी के चक्कर में भी अभी हम देखते हैं कि बहुत बच्चा यानी बच्चे को भी पैसे बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ खर्च करते हैं। तो वही पैसा, और ऐसा भी नहीं है कि जापान जाने की, जापान जो है सबसे चीपेस्ट कंट्री कंपेरेटिवली यूएस यूके से हम देखते हैं। तो वहाँ पे अगर आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। जो चीज़ें यहाँ पे उनको सीखने का मौका नहीं मिलता है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ या एक इंडिविजुअल की जो सोच होती है, वह सब चीज़ें वहाँ पे जाके वो डेवलप कर सकते हैं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ज़रूर बाहर भेजिए और उन्हें कुछ नया करने का मौका दीजिए, उन्हें खुद के डिसीजन खुद से लेने का एक चांस दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को ऐसी आज़ादी दे, इतनी आज़ादी दे कि बच्चे अपना स्वयं का निर्णय स्वयं ले सके। इस समय हम लोग जिस ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जिसका एक ये भी हिस्सा हो सकता है कि हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएँ, और ये सकारात्मक बदलाव ये हो सकते हैं कि हम अपने आप को शैक्षिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अपनी सीमाओं से ज़रा बाहर निकलें और बाहर निकलकर अपने आप को बेहतर बनाएं। हमारे साथ दो मोटिवेटर्स, अर्चना मोटघरे और प्रज्वलित मोटघरे, इन दोनों से हम ये बातचीत कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के सहचर हैं, दोनों जीवन साथी हैं और दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में जापान में है, मूलतः भारत से है, भारत में भी नागपुर से है, और नागपुर के उस जगह से आते हैं जहाँ से बाबा साहिब की प्रेरणा आती है। इस प्रेरणा का ये जो परिणाम है, इसकी एक गवाही ये भी है। अर्चना जी और प्रज्वलित जी, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने धन्यवाद। रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।